मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पर। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी अपनी टीम से जानेंगे हर एक अपडेट, होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले वो खबरें आपको दिखाते हैं। तो ये 3 प्रमुख खबरें हैं जहां पर एक साथ चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सियासी तनाव इस वक्त संसद के अंदर देखने को मिल रहा है। लोकसभा में ये सियासी तनाव हमें देखने को मिला, ये विधेयक पेश किया गया और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं तकरार का भी माहौल है और विरोध किया जा रहा है। क्यों हो रहा है ये विरोध बताएंगे आपको, लेकिन इसके साथ ही जो अगली प्रमुख खबर है वो है संविधान पर कांग्रेस को आईना दिखाया गया है। जी हां, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन था, जहां पर जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए नजर आए और संविधान को लेकर कांग्रेस ने क्या क्या काम किए हैं वो तमाम उनका जिक्र करते हुए जेपी नड्डा नजर आए और किस तरीके से तीखा प्रहार किया है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी खबर है वो है उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ी, जहां पर मंदिर मस्जिद वाद के बीच अब एक और मंदिर मिला है। आखिर अब ये मंदिर कौन सा मंदिर है और ये मंदिर अब कहां मिला है वो आपको बताएंगे। तो ये 3 प्रमुख खबरें हैं, विस्तार से इनको जानेंगे और इसी के साथ न्यूज पंच की करते हैं शुरुआत। तो आज देश के संसदीय इतिहास में बेहद ही खास दिन, वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में पेश हो चुका है, जिसको लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने इस विधेयक को अपना पूरा समर्थन दिया है। तो वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट किया। साथ ही मायावती ने भी अपने सांसदों से इस विधेयक को समर्थन देने की बात कही है। अब सत्ता पक्ष इस बिल को देश हित में बता रही है, हालांकि विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बिल को लेकर खुले विरोध में है। वहीं टीएमसी, आरजेडी, पीडीपी समेत कई दल भी इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन से कई सारे फायदे हैं, क्योंकि चुनाव पर होने वाला जो खर्च है वो इससे कम हो जाएगा, राज्यों पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कई सारे वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे हैं। अब ऐसे में विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है इस बिल को लेकर, पहले वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद में करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। और इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां लोकसभा में एक देश एक चुनाव जो विधेयक है उसे पेश किया गया है। मतदान के जरिए विधेयक पेश करने का फैसला लिया गया और ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। विधेयक के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं। तो ये सीधी तौर पर ये बड़ी खबर, विधेयक के विपक्ष में भी 198 वोट पड़े हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार लंबे समय से कमेटी लगातार इसको लेकर अध्ययन कर रही थी। ये कमेटी राष्ट्रपति को सौंपी गई, उसको हमने अब आज ये बिल पेश किया गया है मतदान के जरिए, जहां विधेयक के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं। लेकिन साथ ही विपक्ष इस बिल को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है और विधेयक के विपक्ष में भी 198 मत पड़े हैं। तो लोकसभा में एक देश एक चुनाव जो विधेयक है वो अब पेश हो चुका है। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि लगातार इस बिल को लेकर चर्चाएं हो रही थी। क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखें तो अगर इसे लागू कर दिया जाता है आगे आने वाले कुछ सालों में, तो इससे कई सारे फायदे हमारे देश को होने वाले हैं, जिसमें राज्यों पर वित्तीय बोझ, जो एक्स्ट्रा वित्तीय बोझ होता है वो राज्यों पर नहीं पड़ेगा और कम समय में ही हमारे पास में डबल अपॉर्चुनिटी भी होगी। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो सीधे तौर पर इसका फायदा हमें मिल रहा है। इसी पर चलिए ताजा अपडेट लेते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जोड़ रहे, सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, इस विधेयक को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, लेकिन इसी बीच विपक्ष कहीं ना कहीं इस विधेयक का विरोध करता हुआ नजर आया है। आखिर क्या वजह है विपक्ष के इस विरोध की? देखिए, विपक्ष का यह कहना है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है ये बिल और राज्यों का जो अधिकार है उस पर हस्तक्षेप करता है
और उसका जवाब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बहुत स्पष्ट तौर पर दिया कि ऐसा नहीं है, जो विपक्ष कह रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। ये विधेयक किसी भी तरह से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता और पूरा अधिकार है संसद को इस तरह का बिल लाने का। राष्ट्रपति का अधिकार बढ़ाए जाने को लेकर एक तरह से विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात कही थी कि कैसे चुनाव आयोग कोई सिफारिश कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या गवर्नर की सिफारिश पर काम करता है, तो अब चुनाव आयोग की तरफ से भी सिफारिश पर इस तरह का काम हो। तो ये सब आपत्तियां थी जिसका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया और ये कहा गया कि जेपीसी जब बनेगी उसमें विस्तार से चर्चा होगी, तो जो भी मुद्दे हैं उस पर खूब चर्चा होगी और तब सुझाव दिया जाएगा और तो उसको लेकर आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। आज हमने देखा कि इंट्रोडक्शन पर तमाम विरोधी दलों ने, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो, कई दलों ने विरोध किया। कुछ दलों ने सीधे तौर पर इस विधेयक का विरोध किया, कुछ ने विरोध करते हुए कहा कि इसे जेपीसी को भेजना चाहिए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट तौर पर सदन में खड़े होकर कहा कि जब यह बिल पारित हो रहा था कैबिनेट से, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इच्छा जताई थी कि इसे जेपीसी को भेजा जाना चाहिए। यानी सरकार की इच्छा है कि इतना महत्वपूर्ण बिल है, इतना बड़ा सुधार है, तो उस पर जितनी चर्चा हो सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो सके, ये अच्छा रहेगा और इस बिल को जेपीसी को भेजा जाए। देखिए जेपीसी क्या है? जेपीसी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति है। इसमें लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं और सभी प्रमुख दलों के सदस्य होते हैं उनकी सदस्य संख्या के लिहाज से। तो इसका अध्यक्ष होगा बीजेपी का कोई वरिष्ठ सांसद, कांग्रेस और तमाम प्रमुख दलों, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, उनके सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो बिल्कुल, लेकिन साथ ही शैलेंद्र जी, अगर हम बात कर रहे हैं तो आज हमने देखा कि विपक्ष कहीं ना कहीं मुखर तौर पर इस बिल का विरोध करता हुआ हमें नजर आए। आपसे जानना चाहेंगे कि आज जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो इस दौरान क्या कुछ हुआ और विपक्ष किस तौर पर विरोध करता हुआ नजर आया है? देखिए कृतिका, आपका सवाल मैं पूरा नहीं सुन पाया क्योंकि ऑडियो मेरे पास नहीं आ पाया था, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए विपक्ष की अपनी आपत्तियां थी। कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने अपने तौर पर एक बात रखी और उनके दो मुद्दे जो ये हमने देखा कि कॉमन थे तमाम विपक्षी दलों में, कि राज्यों का जो अधिकार है, राज्य विधानसभाओं का जो अधिकार है या राज्य सरकारों का जो अधिकार है, उसमें हस्तक्षेप है कि नहीं, ये स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो एक फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था है, जिसमें राज्य और जो संघ का एक व्यवस्था है, उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं है। सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा है, कानून मंत्री ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसा कतई नहीं है, ये जो आशंका विपक्षी दल जता रहे हैं ये सही नहीं है और पूरा अधिकार है इस तरह का विधेयक लाने का, इस तरह का प्रस्ताव लाने का। और हम जानते हैं कि ये एक तथ्य है जो हम सब जानते हैं कि जब देश को आज़ादी मिली थी उसके बाद कई चुनाव लोकसभा के और राज्यों के विधानसभाओं के एक साथ ही हुए थे। बिल्कुल। तो इसलिए इस बिल को लाने में कोई दिक्कत नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से हमने देखा कि उस वक्त बात कही गई थी, कानून मंत्री जब बिल पेश कर रहे थे तब उन्होंने बात कही और जब आपत्ति जताई गई तब भी उन्होंने इस बात को कहा और उसके बाद डिवीजन मांगा गया, जिसमें हमने देखा कि बहुमत से इस बिल को पेश करने की मंजूरी दी गई। तो निश्चित तौर पर अब जेपीसी के सदस्य सामने आएंगे, उसके लिए एक प्रस्ताव आएगा, तब हम देखेंगे कि इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा होगी। ठीक है, आपके पास शैलेंद्र वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच विपक्ष जो कि बिल पेश होने के बाद कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विरोध में उतर आया है, इस विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अलग अलग नेताओं की सामने आई हैं, वो एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं, फिर वापस आपका रुख करते हैं। And the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the case of Nand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं, जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। We must remember this. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. Therefore, by this process, the autonomy of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra-virus.
That is it's the basic structure of the constitution. अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। तो किस तरीके से विपक्ष विरोध करता नजर आया वो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब बिल पेश होने के बाद में आगे क्या कुछ प्रोसेस रहेगा वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सरकार ने जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की है इस बिल को, और अब इसके बाद में जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से लोगों को शामिल किया जाएगा, और उसके बाद विभिन्न दलों के सांसदों को अनुपातिक आधार पर इस कमेटी में, जेपीसी की जो ये कमेटी बनेगी, इसमें शामिल किया जाएगा, जो कि इस बिल को लेकर चर्चा करेगी। जेपीसी सभी दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करके बिल पर जो सुझाव हैं वो इन सभी से लिए जाएंगे, जो लगातार विरोध किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। सुझाव के बाद जेपीसी स्पीकर को अपनी जो पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी उस रिपोर्ट को सौंपेगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और सहमति के बाद विधेयक संसद में लाया जाएगा, और फिर विधेयक जब वहां से पारित हो जाएगा तो फिर ये राज्यसभा में जाएगा। दोनों सदनों के पास होने के बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी, और फिर उसके बाद में ये कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, और हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक जो है वो कानून का रूप ले लेगा। तो सीधे तौर पर हम देखें तो आगे आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन हमें देखने को मिलेगा, जिससे कई सारे फायदे होंगे। और इसी के साथ चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ लेते हैं, और अगली महत्वपूर्ण खबर है राज्यसभा से जुड़ी, जहां पर आपको बता दें कि राज्यसभा में आज भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर शुरू हुई चर्चा को आज आगे बढ़ाया गया, क्योंकि आज इस चर्चा का दूसरा दिन है। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आपातकाल समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि ये लोकतंत्र की जननी भी है। संविधान पर कांग्रेस को आईना दिखाते हुए जेपी नड्डा ने आर्टिकल 356 पर कांग्रेस की जमकर क्लास लगाई और कहा कि कांग्रेस ने प्रस्तावना से छेड़छाड़ की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को बदलने का प्रयास किया। हालांकि इससे पहले बीते कल यानी कि सोमवार को निर्मला सीतारमण ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा था, और तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के डीएनए में झूठ बोलना शामिल है। कुल मिलाकर संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस हर रोज घिरती नजर आ रही है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। आज राज्यसभा में जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद करेंगे इसको लेकर चर्चा। आज आप वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो राज्यसभा में कहीं ना कहीं घिरती हुई इस वक्त कांग्रेस नजर आ रही है। संविधान पर चर्चा लगातार जारी है। बीते कल भी चर्चा हुई और आज भी चर्चा हुई, 2 दिनों की ये चर्चा थी। और इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार भी न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय शासन प्रणाली प्रदान करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है। इसे उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के तहत केंद्र में और अनुच्छेद 163 और 164 के तहत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत हासिल करने वाले दल का शासन होता है।
यानी लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है। इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। संसदीय प्रणाली में 2 सदनों वाली व्यवस्था अपनाई गई है, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। अब बात करते हैं हमारे, सीधा रुख करेंगे संवाददाता का और जानेंगे उनसे राज्यसभा का हर एक अपडेट आज का। ऋषि हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, हमारे सहयोगी। ऋषि, अगर आज की बात की जाए तो कांग्रेस को एक बार फिर से जमकर लताड़ा गया है, सीधे तौर पर कांग्रेस को घेरा गया। इससे पहले निर्मला सीतारमण घेरती हुई नजर आई और आज जेपी नड्डा ने कई सारे सवाल करते हुए कांग्रेस की जमकर क्लास लगाई है। जी ऋषि, आवाज मिल पा रही है आपको? जी देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि आज राज्यसभा में जो संविधान के अंगीकार किए होने के 75 वर्ष की जो हमने उसको मनाने के लिए जो चर्चा राज्यसभा में रखी, उसका दूसरा दिन है और अंतिम दिन भी है। 2 दिनों के लिए चर्चा वहाँ पर रखी गई है। हमने देखा कि कल भी बहुत शानदार तरीके से दोनों ही पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा, विपक्ष और सत्ता पक्ष ने। लेकिन आज की अगर हम चर्चा को देखें तो नेता सदन जेपी नड्डा ने साफ तौर से कांग्रेस की तमाम उन नीतियों को और संविधान के प्रति उन्होंने जो अपनी सरकारों के दौरान जो कामकाज किया उसको कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने एक बेहद दिलचस्प पहलू बताया जिसमें कि संविधान का 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कांग्रेस की इंदिरा सरकार के दौरान लाया गया था, जिसे कि जनता पार्टी की सरकार के समय संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से उसके अधिकांश पार्ट को खत्म किया गया था, जिसमें कि एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात उन्होंने रखी कि किस तरीके से जो आपातकाल की बात कहती है कांग्रेस की, वो संविधान का एक हिस्सा थी और संविधान के एक आर्टिकल के तहत ही, संविधान प्रक्रिया के तहत ही आपातकाल कांग्रेस ने लगाया था। हालांकि इंदिरा गांधी ने खुद इसके लिए देश से माफ़ी मांगी थी। कांग्रेस के नेता भी कुछ दबी जुबान में कहते हैं कि गलत प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन इसको जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता सदन जेपी नड्डा ने एक तथ्य के माध्यम से स्पष्ट किया कि ये कैसे संविधान के विरुद्ध था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो आपातकाल लगाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई, ना तो कैबिनेट के द्वारा उसका अप्रूवल था, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसके लिए अब अप्रूवल ज़रूरी होना चाहिए। दूसरा ये कि इसके लिए कैबिनेट अप्रूवल के साथ साथ इसमें जो पार्लियामेंट है उसके 1 महीने के अंदर उसका अप्रूवल किसी भी इमरजेंसी का डिक्लेरेशन के लिए ज़रूरी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है जो उन्होंने सदन में बोला कि इस प्रक्रिया के अपनाए जाने के दौरान जो आंतरिक सुरक्षा का मसला था उसमें सशस्त्र विद्रोह को भी शामिल किया गया। और ये जो 3 पॉइंट के आधार पर ये भी, एक तो उसमें बदलाव लाए गए 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, दूसरा ये कि इसके माध्यम से ये भी तथ्यात्मक रूप से साबित होता है कि वो जो इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी वो गैर संवैधानिक थी। इस तरीके से तमाम जो बिंदु थे, आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरा कि किस तरीके से आरक्षण के मसले पर उन्होंने संविधान सम्मत काम नहीं किया। यहाँ तक कि आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर कांग्रेस ने आरक्षण की बात हमेशा कही है। हालांकि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इसका खंडन किया कि वो ऐसा नहीं करते। तो इस तरीके से तमाम ऐसे पहलू देखने को मिले जिसमें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन ये जरूर है कि ये जो चर्चा है बड़ी सार्थक तरीके से आगे बढ़ रही है और संविधान के तमाम प्रावधानों को लेकर, एक एक चीज को लेकर कि किस तरीके से सरकारों के दौरान उन पर कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं कि आज जो जानकारी मिल रही है, इस चर्चा का जवाब के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा का जवाब दे सकते हैं शाम के 5 बजे। जी बिल्कुल, जब अमित शाह इस पर जवाब देंगे तो उस पर भी आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया ऋषि, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थी प्रमुख खबर और इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ये अगली खबर जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के संभल से। जी हाँ, एक तरफ जहां संभल में शाही मस्जिद को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक घर के भीतर शिव मंदिर मिलने के साथ ही
कई सारी बातें भी नजर आ रही हैं। शिव मंदिर मिला और उसके बाद में पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है और ऐसे में इस वक्त संभल किसी छावनी से कम नहीं नजर आ रहा, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती वहां की गई है। अराजक तत्वों पर खास तौर पर प्रशासन की नजर है और लगातार अतिक्रमण वहां पर हटाया जा रहा है। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था आज वो खुद अतिक्रमण हटाते हुए नजर आ रहे हैं। अब 46 साल पुराने मंदिर मिलने के बाद अब 22 कुओं की भी तलाश की जा रही है, तो वहीं दूसरे कुएं की खुदाई भी की जा रही है। इससे पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो कुएं की खुदाई के दौरान 3 पुरानी प्रतिमाएं वहां से मिली थी। दरअसल मस्जिदों और घरों में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के खुलासे हुए थे और चेकिंग के समय जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो अचानक से एक 46 साल पुराना प्राचीन मंदिर वहां मिला और अब आज एक और मंदिर मिलने की जानकारी मिली है। और अभी ये प्राचीन मंदिर कहां मिला है और मंदिर के अंदर क्या क्या मिला बताएंगे आपको और जानेंगे अपने संवाददाता से वहां के ताजा हालात। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं वहां के ताजा अपडेट्स पर। दरअसल संभल में क्या वाकई सब कुछ मंगल है, क्योंकि मंदिर के पास से जो अतिक्रमण है वो लगातार हटाया जा रहा है और अतिक्रमण हटाने के बाद हर रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। हालांकि मौके पर भारी फोर्स भी वहां पर तैनात है जिससे कि किसी भी तरह के कोई अराजक तत्व इस मौके का फायदा ना उठाए। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर के पास से जो मकान का छज्जा है वो वहां पर तोड़वाया जा रहा है। इसके साथ ही संभल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो मकान मालिक हैं, मकान मालिक मतीर अहमद मंदिर ढक रहा था और इसलिए वो खुद अपना छज्जा तोड़ते हुए नजर आए हैं। ये भी बड़ी खबर वहां से निकल कर आज सामने आई है। इसके साथ ही मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे इसके लिए वहां पर तिरपाल के जरिए मंदिर को ढक दिया है ताकि उस मंदिर को जो 46 साल पुराना मंदिर है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। रात में भी पुलिस लगातार आसपास के मकानों को नाप रही है, लगातार वहां पर चेकिंग की जा रही है। मंदिर के पास अब एक और कुआं मिला है और उस कुएं की भी खुदाई लगातार की जा रही है। हालांकि देखना होगा कि इस कुएं के में से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इसके साथ ही कुएं के आसपास जो लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था अपने घर के जरिए उस अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। लगातार सुरक्षा के लिए सीसीटीवी वहां पर लगाए गए हैं और साथ ही टीम जो है वो भी तैनात वहां पर की गई है। इसी के साथ में कुछ खास तस्वीरें आपको आज की दिखाते हैं। वहां से ये 3 तस्वीरें सामने आई हैं आज की। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो 46 साल पुराना जो मंदिर है जिसे अब खोला गया है उस मंदिर में पूजा पाठ अब रोजाना के तौर पर वहां किया जा रहा है और भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो छज्जा है जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था वो खुद मकान मालिक खुद अब उस अतिक्रमण को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और खास ये तस्वीर है क्योंकि एक मंदिर मिलने के बाद अब ये दूसरा मंदिर भी मिला है संभल में। अब इस मंदिर के अंदर और क्या कुछ मिला है इस पर लगातार सवाल अभी बने हुए हैं। ये जानकारी मिलना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल ये 3 तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खास हैं। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त संभल का, जहां पर हमारे ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता निशांत राय इस वक्त मौजूद हैं और हर रोज लगातार एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। निशांत, बड़ी जानकारी मिली है कि आज पहले 46 साल पुराना मंदिर मिला और अब आज एक और प्राचीन मंदिर वहां पर मिला है। देखिए बिल्कुल संभल का सराय तरीन इलाका है जहां पर एक और मंदिर को खुलवाया गया है। मंदिर का जो निर्माण हुआ था 1981 के आसपास हुआ था, जो वहाँ स्थानीय लोगों ने हमें बताया। हालांकि मंदिर में अब रेगुलर वहां पर पूजा नहीं होती थी, लेकिन आज प्रशासन ने जाकर वहां पर मंदिर को खुलवाया है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि मैं फिलहाल प्राचीन जो शिव मंदिर है उसी के बाहर खड़ा हूं और आपको वो स्थिति दिखाना चाहूंगा कि जो अवैध निर्माण था, खासकर छज्जे को जो मंदिर के शिखर तक बढ़ाया गया था, फिलहाल उसको तोड़े जाने का काम जो है वो यहाँ पर किया गया है। और जो मकान के स्वामी है उन्होंने खुद इस काम को यहाँ पर अंजाम दिया। आप देख सकते हैं कि अभी आधा छज्जा तोड़ा गया है और धीरे धीरे इसको पूरी तरीके से मंदिर के जो शिखर है उससे अलग दूर किया जाएगा। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रशासन के यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी जो है यहाँ पर लगवाए जा रहे हैं और इस पूरी गली को सीसीटीवी से कनेक्ट किया जा रहा है। जो प्राचीन मंदिर की ये गली है, आप
सीसीटीवी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर तैनात की गई और जब सुबह के समय हम आए थे, चूंकि छज्जा तोड़ा जा रहा था, तो इस पूरे क्षेत्र को कवर किया गया था त्रिपाल से, ताकि मंदिर को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और साथ में इन गलियों में जो लोगों ने घरों से बाहर अपने घरों का हिस्सा निकाला था, खुद ही तोड़ने का काम किया है, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर सख्ताई की है और सीधे तौर पर जिन लोगों ने भी अवैध अतिक्रमण किया है उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। कल जब जिलाधिकारी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने साफ कर दिया था कि संभल में जब तक पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक उनका यह अभियान चलता रहेगा। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो दूसरा मंदिर मिला है, इस मंदिर के अंदर कौन कौन सी मूर्तियां वहां पर मौजूद है? क्या इसको लेकर कुछ अपडेट्स अभी तक मिल पाया है? देखिए, जो दूसरा मंदिर है उसका नाम है राधे श्याम मंदिर और मंदिर के अंदर भगवान बजरंगबली की मूर्ति कुछ इसी तरीके से है जैसा कि प्राचीन शिव मंदिर में है, लेकिन उनके बगल में वहां भगवान कृष्ण और राधा की जो तस्वीर है वो लगी हुई है। इसके अलावा मंदिर में तमाम भगवानों की मूर्तियां लगी हुई हैं। और जो दूसरा मंदिर है वो अगर बात की जाए तो काफी सराय तरीन इलाके में काफी पीछे की तरफ बना हुआ है और मंदिर जो है वो बंद था और आज प्रशासन ने उसको खुलवाया है। जब हमारी वहां पर मंदिर जिन लोगों की देखरेख में है उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि मंदिर, हालांकि वो हफ्ते महीने में आते थे, यहाँ पर पूजा करते थे और मंदिर को बंद कर देते थे और दहशत के चलते लगभग 15 से 20 साल पहले उन्होंने इस इलाके को खाली कर दिया था, सराय तरीन को, और अब वो लोग, प्रशासन ने चूंकि मंदिर खोला है तो काफी खुश नजर आ रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार वहां से एक एक अपडेट हमारे तक पहुंचाते रहिएगा। तो संभल में सवाल अभी भी यही है कि आखिर संभल में और कितने मंदिर हैं, क्योंकि एक के बाद एक मंदिर अतिक्रमण हटाने के दौरान वहां पर निकलता जा रहा है। इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो जाकिर हुसैन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको सुनाते हैं। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन जी की असामयिक निधन पर बहुत अफसोस हुआ। देश की जो संगीत की मुख्य धारा है उसके एक वो मुख्य अंग थे और उन्होंने विभिन्न अवसरों पर इस विधा को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि अपने शागिर्दों के माध्यम से इस विधा को उन्होंने अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखा है। उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करेंगे और उनके असामयिक निधन से अत्यंत दुख है। और इसी के साथ अब न्यूज पंच में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ खास और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।